72 घंटे भी नहीं बीते और रूस ने पूरे युद्ध का नक्शा बदल दिया है। जहां एक तरफ रूस ने पूरे यूरोप, नाटो, अमेरिका को हलचल में ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भारत की सबसे बड़ी जीत। अब यूपीआई ने सीधे सीधे एंट्री मार ली है। जानेंगे कैसे भारत यहां पर सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रहा है और ये कहीं न कहीं अमेरिकी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जब से पुल उड़ा, रूस का क्रीमिया वाला पुल, तब से एकदम से आक्रामक मुद्रा में रूस आ चुका है। केरेज पुल का उड़ना यानी कि यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी तबाही का आना, ऐसा न्योता दे दिया है यूक्रेन ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने जो ये हरकत की है ना, इससे यूरोपीय देश भी पीछे हट रहे हैं कि हमने आपको ये नहीं बोला था कि आप जाकर एक हमला कर दो, हमने ये बोला था कि आप अपनी सुरक्षा करने के लिए हमसे हथियार लो। पर इस बार तो फ्रांस को भी आना पड़ा और फ्रांस को भी बोलना पड़ा, ईरान ऐसा मत करो, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अब हुआ क्या है, अब तक तो यूक्रेन बहुत उछल रहा था कि हमें अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं और हम बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब कहानी उल्टा हो चुकी है। एक केरेज पुल का बदला सिर्फ मिसाइलों से नहीं ले रहा है रूस। एक एक दिन में कहा जा रहा है 80, 40, 50 मिसाइलें तो बरस ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है और ये गजब का तांडव मचा रही है यूक्रेन में। ये है क्या, तो आपको बता दें, हाल ही में ईरान गए थे पुतिन और वहां पर उन्होंने एक डील फाइनल की थी। उस वक्त ईरान ने इस बात को सामने नहीं आने दिया था, लेकिन ये डील थी इस ड्रोन की। और अब ईरान को रूस ने 2000 और ऐसे ड्रोन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और डील फाइनल की है। मतलब इस ड्रोन से जो तबाही मच रही है, इसे रोक पाने में यूक्रेन सक्षम नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इस वक्त लगातार ड्रोन और मिसाइलों का रूस इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन के प्रयोग से कितने लोगों की मौतें हुई है, कितनी तबाही मची है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन अब यहाँ पर तांडव दिखा रहा है। ईरानी ड्रोन से रूस ने लगातार हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये जो शाहिद 136 है ना, इसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। इस ड्रोन की ताकत इतना है कि निर्देश मिलने से ही ये टारगेट एरिया के करीब इंतजार करता है और जैसे ही ऑर्डर मिलता है वैसे ये विस्फोटक को पूरी ताकत के साथ टारगेट पर ब्लास्ट कर देता है। इस ड्रोन का वजन करीब 200 केजी बताया जाता है और इस ड्रोन को साल 2021 से ईरान इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। अब कम कीमत पर शाहिद 136 जो नुकसान यूक्रेन की मिलिट्री में पहुंचा रहा है वो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात ये है कि शाहिद 136 काफी नीचे से उड़ता है, लेकिन इसकी एक कमी है, जब ये उड़ता है ना काफी शोर मचाता है। लगता है जैसे किसी आरा मशीन या खराब स्कूटर का साउंड होता है ना, ठीक वैसा दिखता है, काफी दूर से ही सुनाई देता है। जैसे जैसे इन ड्रोनों से हमले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिख रहा है कि रूस को जीत मिल रही है, जिसकी वजह से रूस ने इसके और नए ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। खैर, यूक्रेन के लिए एक बड़ी मुसीबत तो बनी हुई जरूर है और यूक्रेन ने अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगना शुरू कर दिया है, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे मिल तो रहा है, पर इसके लिए भी रूस ने अब तैयारियां शुरू कर दी है ताकि इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया जा सके, और वो भी कम कीमत पर। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस रणनीतिक रूप से भी कई बड़ी चालें चल रहा है और रूस को जीत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन कजाकिस्तान में मिले। जब ये कजाकिस्तान में मिल रहे थे तभी लग रहा था कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। अब हो क्या रहा है, तुर्की को यहाँ रूस ने एक बड़ा मोहरा बना लिया है। 2 दिन पहले यूरोप को पुतिन ने एक संदेश दिया कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 के जरिए वो अधिक मात्रा में गैस सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यूरोपीय देश इस वक्त बहुत किल्लत से गुजर रहे हैं, लेकिन
अभी तक उन्होंने हाँ नहीं कहा है। एक फूट तो डल गई है, वो दिखने लगा है। अब पुतिन ने नाटो के एक और मेंबर तुर्की को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। अभी देखिए, इन सारे देशों को बना दिया है गरीब अमेरिका ने, और इनके यहाँ धीरे धीरे करेंसी वगैरह, महंगाई वगैरह सब कुछ ऐसे स्तर पर पहुँच रही है जहाँ जनता भड़क रही है। अब इन्हें पुतिन एक बड़ा बड़ा ऑफर दे रहे हैं। पुतिन तेल और गैस को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने तुर्की को एक ऑफर दे दिया और इस ऑफर में ये कह दिया कि तुर्की को हम हब बनाएंगे। यहीं पर बातचीत होगी कि कौन तेल कितना खरीदेगा, किस रेट पर खरीदेगा, और गैस के लिए भी यही चीज होगी। इसके अलावे अनाज डील भी होगी, तो वो यहाँ पर हम बात कर सकेंगे। अब स्थिति तो खराब तुर्की की भी है, अनाज के भी मामले में, तेल गैस के मामले में भी। ऐसे में तुर्की खुशी खुशी मान लेगा रूस का ये ऑफर। अब जरा समझिए कि किस तरीके से नाटो खुद ही बिखर रहा है। अमेरिका की जो चालबाजियां हैं वो अमेरिका पर भारी पड़ रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना एकदम से चौंकाना शुरू कर दिया है दुनिया को। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब भारत के अंदर भी जो लोग भारत की नीतियों के विरोधी हैं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि वो इनका काट क्या दिखलाएं। इस साल की जब शुरुआत हुई ना, तब एक चौंकाने वाली खबर आई। एक पहली बार को ध्यान में गया कि भारत का कोई सिस्टम दुनिया में क्या इस तरह का कुछ कर सकता है। पहले तो लोग अपनी चीजों पर यकीन ही नहीं करते थे। इसी साल के शुरुआत में एनपीसीआई और यूएई की बैंक की नींव पे इन दोनों ने एक पार्टनरशिप किया। इस पार्टनरशिप में कहा गया कि ठीक है, यूएई में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लागू होगा, यानी कि जो व्यापारी हो या फिर यात्री हो यूएई पहुंचते हैं, उन्हें अगर अपना कार्ड इस्तेमाल करना है जो यूपीआई सिस्टम से एक्टिवेटेड है, तो वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। इनमें क्या होगा, जो लोकल करेंसी रहेगी, जैसे आप यूएई में हैं तो आपका पेमेंट यूएई के अनुसार बैंक से कट होगा। बहुत सिंपल फंडा, जिससे कि किसी को कोई परेशानी न हो। जब यूएई ने ये साइन किया तो भारत को एक बड़ा बल मिला और अब भारत बात कर रहा है यूरोप से, और यूरोप से ये बात हो रही है कि जल्द ही यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड लाइन के साथ मिलकर यूरोप में घुसेगी। अगर ऐसा हो जाता है, जिसकी संभावना 99 से ऊपर है, तो आप समझ लीजिए कि यूरोप में यूपीआई सिस्टम की एंट्री हो गई और यूरोप में वही सारी सुविधाएं भारतीयों को मिलने लगेगी। भारतीय अपने कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ें बेहद आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीआई, रुपे कार्ड्स जो अभी तक आसपास नेपाल, भूटान इनमें चला करते थे, ये अब दुनिया के बड़े बड़े देश जो कभी भारत और भारतीय एप्लीकेशन को पसंद नहीं करते थे, उनके अंदर चलनी शुरू हुई है। इसे आपको क्या लगता है, भारत की नीतियों में इन 5-6 सालों में काफ़ी बदलाव आया है? क्या आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।